गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th की हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत जो थर्ड चैप्टर है शब्द विचार, आज हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन वर्णों के सभी मेल शब्द नहीं होते, क्योंकि शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। जैसे ये वर्ण लिखे, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब कि यही वर्ण को जैसे हमने मिला दिया, का अलग लिखा है, म अलग लिखा है, ला अलग लिखा है, लेकिन जब हमने इन तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया? कमल, शब्द बन गया। तो जब इन तीनों का सार्थक मेल, मतलब बिल्कुल सही सही जो हमने इन तीनों को मिला दिया, तो इन तीनों के मिलने से क्या बन गया? कमल। एक शब्द बन गया जिसका अर्थ निकल रहा है, तो वो क्या बन गया? शब्द बन गया। फिर कह रहे हैं शब्द भाषा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है, लेकिन वर्णों के सभी मेल शब्द नहीं होते, क्योंकि शब्द वही होते हैं जिसका कोई अर्थ होता हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप देख कह रहे हैं कि लेकिन वर्णों के सभी मेल शब्द नहीं होते, क्योंकि शब्द वही होते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है क ल म, अलग अलग है, हमने इन तीनों को मिला दिया, क्या बन गया? कलम। कलम का अर्थ होता है पेन, कलम। यहाँ लिखा है क म ल, अलग अलग है, तीनों को जोड़ दिया, बन गया कमल, अर्थ निकल रहा है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे ये लिखा है ला अलग लिख दिया, का अलग लिखा है, ये माँ अलग लिखा है, और ये ला का माँ को जोड़ दें, क्या बन गया? लकम। इसका कोई अर्थ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जिसका सही अर्थ निकले, जिन शब्दों को वर्णों को मिलाकर जिसके मेल से ऐसा शब्द बने जिसका कोई अर्थ हो, तो वही तो शब्द बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखा है गा, ये ला, ये बा, और इसमें की मात्रा भी लगी गा में, तो ये क्या बन गया? गुलाब। वैसे यहाँ लिखा है ब, फिर गा में छोटा की मात्रा, ला में बड़ा की मात्रा, ये अलग अलग वर्ड लिखे हैं, जब इनको जोड़ दिया बन गया बगुला, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है ला, ये फिर ये गा, ये बा, अब बताइए इसको जब जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? लागू। ये कोई अर्थ होता है? नहीं होता, तो ये शब्द नहीं हुआ। शब्द वही होगा जिसका अर्थ बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखी है, उपरोक्त वर्ड समूहों में कमल, कलम, गुलाब तथा बगुला का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। मतलब कलम का, कमल का और गुलाब का अर्थ और बगुला का अर्थ हो रहा है, लेकिन अतः ये शब्द ये शब्द हैं, परंतु लकम और लागू का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था। ये शब्द नहीं है, मतलब कि ये लकम और ये लागू का कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। अब हम लोग शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता हो शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, वही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने पर वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। यहाँ पे कह रहे हैं शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। शब्दों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? 4 आधारों पर। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। पहले ये देख ले, ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ये उत्पत्ति या स्रोत क्या है? उत्पत्ति या स्रोत का अर्थ यहाँ पे होगा कि ये शब्द कहाँ से आए, कैसे बने,
मतलब ये देशज हैं, विदेश से आए, कहाँ से ये आए। कुछ शब्द हम लोग ऐसे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं जैसे जिसको हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे शब्द हैं, हमारे देश के शब्द हैं, और हम लोग उसको अपनी हिंदी लैंग्वेज में मिला कर बोलते हैं, लेकिन वो शब्द कैसे होते हैं, वो विदेशी होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे तत्सम शब्दों से मिलकर बने होते हैं, मतलब संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं, लेकिन हम लोग उनको क्या करते हैं, हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं। और देशज शब्द जो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं से मिलकर जो बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक को मैं आपको फिर आगे बताती चलूँगी। पहले ये देख लेते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उज्ज्वल, वायु, सूर्य, उष्ण। कह रहे संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कि संस्कृत के शब्द कैसे, जैसे ये उज्ज्वल, इनको हम अपनी हिंदी भाषा में इनके ही रूप में करें, मतलब अपनी लैंग्वेज में इनको चेंज ना करें, तद्भव रूप ना बनाएं, इनको उसी रूप में प्रयोग करें, यूज बोलें। उज्ज्वल, वायु, सूर्य, उष्ण आदि और भी बहुत सारे होते हैं। अब इन्हीं उज्ज्वल को, यही तत्सम शब्द को, जैसे यहाँ पे तद्भव को देखिए, हम कह रहे हैं संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, अब हम इन्हीं तत्सम शब्दों को जब तद्भव रूप में प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, बदले हुए रूप में, जब यही संस्कृत के शब्दों को हिंदी भाषा में बदले हुए रूप में प्रयोग करते हैं तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे हम तत्सम शब्दों में हम लोग उज्ज्वल बोलते हैं, लेकिन तद्भव में जो बदले हुए रूप होंगे, हिंदी भाषा में जो हमारे बदले हुए रूप होंगे, उन्हें हम उज्ज्वल मीन्स होता है उजाला, उजाला बोलते हैं, तो वो उजाला क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। वायु को हम लोग क्या बोलते हैं, हवा बोलते हैं, तो हवा क्या हो गई, तद्भव हो गई। सूर्य को हम लोग सूरज बोलते हैं, तो सूरज हो जाएगा तद्भव। उष्ण मतलब होता है ऊंट, तो ये हमारा जो हम ऊंट बोलते हैं वो हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्द हैं, आपको मैं बता दूं। जैसे यहाँ पे जीहा तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव होगा जीभ। अंधकार का तद्भव होता है अंधेरा, चंद्र का होता है चांद, सत का अर्थ होता है सच, भ्राता का अर्थ होता है भाई, हस्त का तद्भव होगा हाथ, नासिका का तद्भव होगा नाक, घृत का तद्भव होगा घी। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आम्र का होता है आम, रात्रि का तद्भव होगा रात, कर्म का तद्भव होगा काम, ग्रह का तद्भव होगा घर, मुख का तद्भव होगा मुंह, मुख का मुंह, वानर का तद्भव होगा बंदर, क्षेत्र का तद्भव होगा खेत, और निद्रा का तद्भव होता है नींद, मयूर, ये जो मयूर लिखा है इसका तद्भव होगा मोर, और दंत का तद्भव होता है दांत, कड़ का तद्भव होगा कान, वधु का अर्थ होता है बहू, दुग्ध का तद्भव होता है दूध, और अश्रु का अर्थ तद्भव होगा आंसू। ठीक है, चलिए अब इसको आगे देखते हैं हम लोग, देशज और विदेशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले देश की विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों से आए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, खिड़की, टोली, गाड़ी आदि। यहाँ पे कह रहे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले देश की, मतलब देश की जो विभिन्न क्षेत्रों में जो बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। हमारे भारत में ही हम देख लें, इंडिया में, कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बहुत से अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं, तो उन्हीं बोलियों को कह रहे हैं विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों से आए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, खिड़की, टोली, गाड़ी आदि और भी बहुत सारे होते हैं। विदेशी शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषाओं के शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशी शब्दों को कौन सा शब्द कहते हैं, आगत शब्द भी कहते हैं। मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ देख ले विदेशी शब्द हैं, जैसे यहाँ पे ये भी फारसी भी विदेशी शब्द है। अब ये फारसी में कौन कौन, जैसे ये शर्म, स्याही, उम्मीद, अंदाज़ा, शादी, ये सब क्या है, हमारे विदेशी शब्द हो गए। इन्हीं को हम
अपने हिंदी लैंग्वेज में जो यूज़ करते हैं हिंदी भाषा में, शर्म का लज्जा, स्याही का मसी, उम्मीद का आशा, बू का गंध, अंदाज़ा का अनुमान, शादी का विवाह। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं चिराग, चिराग का दीपक हम लोग बोलते हैं। चीज़, चीज़ भी वैसे चिराग भी हम लोग बोलते हैं, चीज़ भी बोलते हैं। सफ़ेद आसमान, ये तनख्वाह, ये सारी चीज़ें, ये बीमार, ये सब कौन से शब्द हैं? फारसी शब्द हैं। और हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे ही शब्द हैं हिंदी के, लेकिन नहीं, ये कैसे शब्द हैं? ये फारसी शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहीं पे अंग्रेज़ी शब्द, ये भी विदेशी शब्द हैं। सिनेमा, प्रिंसिपल, एडवर्टाइजमेंट, पार्लियामेंट, हॉस्टल, रिजर्वेशन, डिग्री, एडिटर, चेयरमैन, ये सब हमारे कौन से शब्द हैं? अंग्रेज़ी शब्द हैं। ठीक है, अंग्रेज़ी विदेशी शब्द हैं। और जैसे यहाँ पे भी है ड्राइवर, अब हम लोग ड्राइवर क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। टेलीफोन, जिसको हम लोग हिंदी भाषा इसमें अगर इसका पर्याय करेंगे तो दूरभाष होगा। जेल, इसका कारागार होता है। गवर्नर, जिसको हम लोग राज्यपाल कहते हैं। मिनिस्टर, इसका मंत्री होगा। पोस्ट ऑफिस, डाकघर। कंट्रोल, नियंत्रण। क्लर्क का लिपिक और जज का न्यायाधीश। ठीक है, चलिए अब आगे का देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी कुछ हैं ऐसे शब्द जैसे इंस्पेक्टर, असेंबली, फाइल, यूनिवर्सिटी, करेंसी, सैटेलाइट, सैटेलाइट को हम लोग उपग्रह बोलते हैं। करेंसी को हम लोग मुद्रा बोलते हैं अपने हिंदी भाषा में। और यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय बोलते हैं। इंस्पेक्टर को निरीक्षक, असेंबली को सभा और फाइल को संचिका। ठीक है, वैसे यहाँ पे है अरबी शब्द हैं जैसे वास्ता, वास्ता को हम लोग संबंध बोलते हैं। इशारा, जिसको संकेत कहते हैं। खत मतलब पत्र। इंतज़ार, प्रतीक्षा। इस्तीफ़ा मतलब त्याग पत्र। अखबार मतलब समाचार पत्र। लायक मतलब योग। रुखसत, विदा। यहाँ पे कह रहे हैं जलसा, जलसा मतलब समारोह। तकदीर, भाग, तारीख, दिनांक। हवा, वायु। सफ़ा, पृष्ठ। और वकील, इसको बोलते हैं हम लोग अधिवक्ता। फ़ायदा मतलब लाभ। माफ़ी मतलब क्षमा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे इसी का पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ रूसी और तुर्की पुर्तगाली शब्द भी दिए गए हैं। रूसी शब्द हैं जैसे ये स्पुतनिक, रूबल। तुर्की शब्द हैं कुली, कैंची, तोप, चाक, कुर्ता। ये सब चीज़ें हम लोग बोलते हैं और हम लोग सोचते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे हिंदी भाषा के शब्द हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पे ये रूसी हैं, तुर्की है। पुर्तगाली देख लेते हैं जैसे इस्पात, बाल्टी, आलपीन, अलमारी, ये सब हमारे पुर्तगाली शब्द हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए अभी ये, तो ये हमारे कौन से होगा? ये विदेशी शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब रचना के आधार पर देख लेते हैं। रचना या बनावट के आधार पर, इसका मतलब होगा ये कैसे, किन के शब्दों से मिलकर बने हैं, मतलब इनकी रचना क्या है, इनकी बनावट क्या है, ये कैसे मतलब बने हुए हैं। ठीक, और इनका अर्थ कैसे निकलता है, किन इनको अगर जोड़ते हैं, इनको तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो इनका कैसा शब्द बनता है अलग होने पर या। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द वो होता है जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे बिल्ली, शेर, घर, बाल आदि। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जिन शब्दों को हम तोड़ ना सकें, मतलब सार्थक खंड में, मतलब ऐसे शब्दों में ना तोड़ सकें जिनका कोई अर्थ निकले। ठीक है, क्योंकि शब्द वही कहलाएगा जिसका अर्थ निकलेगा। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि सार्थक खंड के टुकड़े, सार्थक खंड ना किए जा सकते, मतलब उसके टुकड़े ना किए जा सकते। अब ये बताइए यहाँ पे बिल्ली का क्या हम लोग कर सकते? टुकड़े नहीं कर सकते। शेर का, घर, बाल, इन सब का किसी का हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? कोई सार्थक इसका खंड नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया हमारा रूढ़ शब्द। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये यौगिक शब्द क्या होता है। यौगिक शब्द, जो शब्द एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब कि एक शब्द ऐसा जिसके अगर खंड करेंगे तो वो उसके जितने भी खंड होंगे, 2 खंड हो या एक से अधिक हो, तो उसका भी सही सही अर्थ निकले, तो वो हमारा यौगिक शब्द हो गया। जैसे पाठशाला,
अब हमने यहाँ ये पाठशाला लिखी, इसको हमने जैसे तोड़ा, पाठ अलग हो गई, शाला अलग हो गया। यहाँ पे दूध वाला लिखा है, इसको हमने तोड़ा, दूध अलग हो गया, वाला अलग हो गया। तो इसका सार्थक खंड जो ये खंडों से मिलकर बने हैं, तो अगर हम इनको अलग अलग भी करके देखते हैं तो इनका सही सही अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, यौगिक शब्द हो गए। वही चीज कह रहे हैं, जो शब्द एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं उन्हें। योगरूढ़ शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दश प्लस आनन, दशानन, जिसका अर्थ है 10 सिर वाला अर्थात रावण। दश इसका भी अर्थ हो गया, आनन इसका भी अर्थ हो गया, तो दश और आनन मिलकर बन गया दशानन। अब इस दशानन का अर्थ निकलता क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलेगा 10 सिर वाला। अब 10 सिर वाला कौन होता है, रावण होता है। तो वो ये कैसा शब्द बन गया, हमारा योगरूढ़ शब्द बन गया। ठीक है, चलिए अब आगे का देखते हैं। कह रहे हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होता है, यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मतलब किसका अर्थ निकल रहा है, किसका कैसा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं, एक होता है एकार्थी, फिर है अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए इसको मैं आगे बताती हूँ, ये सारे 6 के बारे में बताऊंगी कि ये क्या होते हैं। कह रहे हैं एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का सदैव एक ही अर्थ होता हो वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों का सिर्फ एक ही अर्थ हो तो वो क्या होता है, एकार्थी शब्द हो गए। जैसे पीड़ा, पीड़ा का अर्थ क्या निकलेगा, दर्द ही निकलेगा। नृत, नृत का अर्थ होता है नाच, नाच ही होता है। वायु का अर्थ होता है हवा, मृत्यु का अर्थ होता है मौत। ठीक, तो ये सब क्या हो गए, इनके एक ही एक अर्थ निकल रहा है, तो ये हो गए हमारे एकार्थी शब्द। फिर कह रहे हैं अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्ण, अक्षर। अब वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, वर्ण का अर्थ जाति भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। जैसे ये जीवन, तो जीवन का अर्थ क्या होता है, जिंदगी भी होता है, जल भी होता है, वायु भी होता है। तो कई अर्थ निकल रहे हैं, तो ये कैसा शब्द हो गया, अनेकार्थी हो गए। ठीक, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द किसी शब्द का समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, मतलब एक से अधिक अर्थ तो निकल रहे हैं लेकिन एक ही निकल रहे हैं, मतलब कह रहे समान अर्थ प्रकट करने वाले, एक ही जैसे समान बिल्कुल अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, उदाहरण का अर्थ क्या होता है, बाग, बगीचा, वाटिका, इन सब का अर्थ एक ही तो है, समान अर्थ निकल रहे हैं। हर्ष, हर्ष का अर्थ क्या होता है, खुशी, प्रसन्नता, आनंद, ये सबका भी एक ही अर्थ हो रहा है। विलोम शब्द किसी शब्द का विपरीत मतलब उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे विरोधा, तो विरोध का मतलब क्या, किसी चीज़ का विरोध करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, समर्थन करना। घृणा मतलब घृणा करना, तो इसका उल्टा क्या हो गया, प्रेम करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अब ये क्या होते हैं, कह रहे हैं ऐसे शब्द जो सुनने में तो लगभग समान लगते हैं किंतु जिनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक कहलाते हैं। जैसे कार, कार, कर्म, कार्य, क्रम। ठीक है, देखो यहाँ पे कर्म दे रहे हैं और यहाँ पे क्रम दे रहे हैं। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे कर्म दे रहे हैं, यहाँ क्रम दे रहे हैं। कहने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है, अलग निकल रहा है। कर्म का अर्थ होता है कार और क्रम का अर्थ होता है लगातार। देव और यहाँ दैव एक जैसे लग रहे हैं बोलने में,
देव का अर्थ होता है देवता, लेकिन यहाँ पे दैव का अर्थ होगा भाग। तो क्या वही चीज़ आ गई। ऐसे शब्द जो सुनने में तो लगभग समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति का मतलब ही होता है सुनना। तो वही चीज़, जो चीज़ सुनने में समान लगे जो शब्द, लेकिन उनका अर्थ अलग हो, भिन्न हो, तो वो क्या हो गए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम यूज़ करते हैं, जैसे ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे जिसमें दया हो, मतलब दयालु। गणित को जानने वाला, गणितज्ञ। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी वे किसी अन्य शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे खाना वाना, लिया, खाना वाना लिया या नहीं। यहाँ वाना शब्द का स्वयं में कोई अर्थ नहीं है, परंतु यह इत्यादि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार अनार वनार, पानी वानी, चाय वाय में वानर वानी और वाय निरर्थक शब्द हैं। जैसे स्टूडेंट्स, ये तो वर्ड्स हम लोग भी नॉर्मल लेते रहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि खाना वाना खाया, पानी वानी पिया कि नहीं पी, चाय वाय पी कि नहीं पी, तो हम लोग एक तो सही बोल रहे हैं, लेकिन जो दूसरा बोल रहा है उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, वो इत्यादि के अर्थ में हो गया, तो उसका जिसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो वो शब्द कैसे हो गए, निरर्थक शब्द हो गए। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रयोग के आधार पर कह रहे हैं, प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन आता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। कह रहे हैं वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन आता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे लिंग व संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। अब यहाँ पे लिंग के कारण, जैसे यहाँ पे कह रहे थे कि लिंग, वचन और कारक के कारण, तो यहाँ पे कह रहे लड़का गया, यहाँ कह रहे लड़की गई, तो यहाँ पे किसका कारण हो गया? लिंग का हो गया, लिंग के कारण परिवर्तन हो गया। कह रहे वह आएगा, वे आएंगे, यहाँ पे क्या हो गया? वचन हो गया। हम अपने वचनों से कह रहे हैं वह आएगा, और वही हमारे वचन चेंज हो गए, आएंगे। लड़का गीत गा रहा है, लड़के ने गीत गाया, तो यहाँ पे किसका हमारा परिवर्तन हो रहा है? किसके कारण? कारक के कारण हो रहा है। फिर कह रहे वह विद्यालय जाता है, यहाँ पे कह रहे वह विद्यालय गया, तो वह विद्यालय जाता है, तो ये प्रेजेंट वाली बात हो गई हमारी, वर्तमान काल की। वह विद्यालय गया मतलब वो जा चुका है, भूतकाल की बात हो गई, तो यहाँ पे काल के कारण हो गया परिवर्तन। ठीक है। चलिए विकारी शब्द देख लेते हैं। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। स्टूडेंट, यहाँ पे जैसा ये कह रहे हैं, विस्मयादि बोधक, ये सारे जो बता रहे हैं अविकारी शब्द, ये बिल्कुल विकारी शब्द का उल्टा हो गया। जैसे यहाँ पे, वहाँ पे क्या कह रहे थे कि वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द होते हैं। वही यहाँ पे उसी का अपोजिट बोल रहे हैं कि वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। और विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलती है। ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलती है, क्रिया विशेषण हो रहा हमारा।
बूढ़ा व्यक्ति लड़की के सहारे चलता है, बूढ़े व्यक्ति लड़की के सहारे चलते हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि माना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये थर्ड चैप्टर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो फोर्थ चैप्टर है शब्द रचना, उसे समझेंगे। ठीक है, जब तक आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अपने रजिस्टर में फेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।